पॉजिटिव वेब्स श्रृंखला का आज 36वां दिन और आज 36वें दिन हम फिर से आपके बीच उपस्थित हैं कुछ नए सकारात्मक विषयों को लेकर। रोज एक नई अच्छी बात, एक नया विषय आप लोगों के बीच हम लेकर आते हैं जो आपकी सकारात्मकता को बढ़ाए। तो ऐसा ही कुछ प्रयास आज हम करेंगे। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। तो शनिवार का दिन है, तो तारा बहन जुड़े हुए हैं, तो हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई एक प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना करेंगे ये बताइए। आज हम श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। बढ़िया। श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम। ओम हनुमान अंजना सूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ट फल गुण सख पिंडाक्षो मित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस स्तुति में भगवान हनुमान जी के 12 नाम है। इसके प्रतिदिन नियमित जप से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा इन सभी नामों से हनुमान जी की शक्तियों तथा गुणों का बोध होता है। साथ ही भगवान राम के प्रति उनकी सेवा भक्ति भी स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण इन नामों के जप से पवन पुत्र बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद दाराबेन। एक द्वादश नाम स्तोत्र आपने बताया। आज वैसे आपने हनुमान जी को याद किया है और हनुमान जी का बाल स्वरूप ही हम सबके लिए पूज्य है। और आज का दिन भी वैसे देखा जाए तो बाल श्रम निषेध दिवस है कि बालकों को श्रम में जो जोड़ा जाता है वो ना जोड़ा जाए और उसका निषेध हो, उसका ही दिवस है। तो ये भी प्रार्थना और बाल स्वरूप सभी की, उसके लिए यह बहुत उपयुक्त रहेगी। धन्यवाद दाराबेन। आगे चलते हैं हमारे गृह परिचय की तरफ। तो शारदा बहन आज फिर से उपस्थित हैं हमारे बीच और आज गृह श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी है जिसमें हम गृह परिचय करेंगे। तो अंतिम ग्रह जो रहा है उसका परिचय करेंगे और शायद मेरे ख्याल से हमने सबको कहा था, मगर पृथ्वी के बारे में किसी की कोई बात आई नहीं है। ये दुखद विषय है, इसको पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव ये पता नहीं है, मगर पृथ्वी के बारे में कोई माहिती अभी तक आई नहीं है। तो जो ग्रह बाकी है सब लोगों को सर इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है, तो ऐसा होता है कि क्या बोले इसको। बढ़िया, ये भी हो सकता है। तो बताइए आप जो ग्रह बाकी है उसका और कुछ पृथ्वी के विषय में बात हो तो ठीक। जी, वैसे अरुण ग्रह एक बाकी है हमारा, यूरेनस। वैसे आज ग्रह परिचय और जो सौर्य मंडल की हम यात्रा पे निकले थे उनका अंतिम पड़ाव है। सोमवार से हम लोग 21 जून विश्व योग दिन के रूप में मनाते हैं। तो 21 जून विश्व योग दिवस के बारे में ज्ञानवर्धक बातें पूरे सप्ताह होगी। और 21 जून क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है और क्यों इन सब आसन प्राणायाम रखे गए, इनके बारे में हम
जो भी ज्ञानवर्धक का सही माहिती है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो जुड़े रहिए पूरे वीक हफ्ते भर। आज हम अरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। अरुण यानी कि यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान आधार चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना बड़ा है। अंशतः रूप में देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक है, जबकि अरुण में गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से 63 गुना आकार बड़ा होने के बावजूद भी 14.5 गुना ही यह भारी है, क्योंकि यहाँ पे गैस ज्यादा है और पृथ्वी पर पत्थर आदि ज्यादा है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंखों से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतना माध्यम रोशनी का प्रतीक है कि प्राचीन समय में विद्वान इसे टिमटिमाता हुआ तारा मानते थे। जबकि 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की घोषणा की और अरुण को दूरबीन से देखा जाने वाला यह पहला ग्रह बताया। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों के गैस दानव कहा गया है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतम गैस है और इनकी गणना भी इस गैस ग्रहों में ही की जाती है। हालांकि बृहस्पति, शनि और वरुण है, इनमें अरुण है, उनकी बनावट वरुण से बहुत ही मिली जुली है। अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ अधिक है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई एमोनिया, मीथेन गैस की बर्फ भी है। इसीलिए कभी कभी खगोल शास्त्री इन दोनों को बर्फीले गैस दानव के नाम की श्रेणी में भी रख देते हैं। सौर मंडल के सारे ग्रहों में अरुण का वायुमंडल अब तो सबसे ठंडा पाया जाता है। उसका न्यूनतम तापमान -49 केल्विन यानी कि -228 सेल्सियस देखा गया है। इस ग्रह में बादल की कई सतह रहती है। सबसे नीचे पानी के बादल और सब के ऊपर मीथेन गैस की बादल है। यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्ष में सूर्य का यह एक चक्कर लगाता है। तो इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है और थोड़ी बहुत जानकारी पृथ्वी के बारे में आपको सर बता देंगे। पृथ्वी के बारे में तो क्या कहें, हम सभी हैं उसके ऊपर जिंदा सामाजिक प्राणी, हम सभी जिंदा है। तो हम सबको पता है, ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी है, 7 खंड है। तो और उसमें अंटार्कटिका सबसे ठंडा है। विषुववृत्त में तीनों ऋतु एक दिन में देखी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हो पाएंगे। तो धन्यवाद आपका यूरेनस के लिए, आपने इतनी अच्छी माहिती दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इसके लिए भी कि पूरी ग्रह श्रृंखला एक निश्चित समय में हमने कंप्लीट की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे हम आज के विषय में भगवत गीता ज्ञान की तरफ। और यहाँ भी आज हम पूर्णाहुति के माहौल पर ही चल रहे हैं। तीसरे अध्याय की पूर्णाहुति की तरफ है हम। तो तीसरे अध्याय के कौन से श्लोक आज आप ले रहे हैं अनिता बहन, वो बता के आप पठन भी करें और उसका भावार्थ भी हमें सुनाएं। हरिओम। हरिओम। अध्याय 3 कर्मयोग। पिछले 3 श्लोक 41,
42 और 43 इन तीनों श्लोकों का आज हम पठन करेंगे और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और कर्मयोग को पूर्ण करेंगे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनामात्मा जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थात भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं को बलपूर्वक समाप्त कर। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। तो इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तो कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार दे, यानी कि इस कामना रूपी शत्रु को तू हण दे। अस्तु। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में वैसे तो ये बातें भी आती हैं। ये जो क्रम है अपना, इंद्रिया, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, तो ये विषय अपने आप में एक एक उच्च स्तर पर हैं और सबकी अपनी विशेषताएं भी जुड़ी हुई है। आज हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि तीसरे अध्याय की भी पूर्णाहुति हुई है, गृह परिचय की भी पूर्णाहुति हुई है। ये दोनों चीजें आज हमने की है और 14 तारीख से हम नए विषय और नए सिरे से इन दोनों में आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिर से आपको भी धन्यवाद ये गीता पठन के लिए। आगे चलेंगे हम हमारी आज की क्वारंटाइन स्टोरी की तरफ। डॉक्टर डिम्पल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, आपका वीडियो ऑफ है और उनसे उनकी क्वारंटाइन स्टोरी हम सुनेंगे। और क्वारंटाइन स्टोरी से पहले उनका परिचय अम्मी बहन से सुनेंगे। तो अम्मी बहन, आपसे अनुरोध है कि डॉक्टर डिम्पल जी का आप पहले परिचय करवाइए और बाद में उनसे हम पॉजिटिव स्टोरी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग सर। आज की हमारी जो पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी है उसमें आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर डिम्पल मोपारा मेहता। डॉक्टर डिम्पल मोपारा मेहता के बारे में मैं क्या कहूँ। एक बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेरी संकट समय की साकड़ है। जब कभी भी जहाँ कहीं भी मैं रुकती हूँ तो वो मुझे थामने के लिए रेडी होती ही है। और व्यवसाय के बारे में बताएं तो प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट CU शाह मेडिकल कॉलेज सुरेंद्र नगर। इसी कॉलेज में वे डीन भी रह चुकी है। मेरी बचपन की बहुत ही प्यारी सहेली है और डॉक्टर मोपारा दंपति जो है बहुत ही फेमस, राजकोट में उनका नाम है।
उन फैमिली से है, उनकी डॉटर है और पूरा फैमिली मेडिकल व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ है। तो आज मैं डॉक्टर डिम्पल से विनती करूंगी कि वो अपनी क्वारंटाइन स्टोरी हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार सभी श्रोता जनों, सभी देखने वालों को मेरे अंतःकरण से नमस्कार। और जैसे ही अमी ने बताया कि संकट समय की साकड़, ऐसा तो नहीं होता, सहेली है, प्यारी सहेली है और बचपन से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर अमी बोले तो मुझे हाजिर होना ही है। अमी, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू एंड फॉर यू। अच्छा, अब अगर ये जो बात कहे कोरोना की, तो हाँ, मैं कोरोना से संक्रमित हो चुकी हूँ। और कोरोना उस दौरान मैं जब हुई, अक्टूबर के महीने की बात है, और उस दौरान हमारे घर में काफी मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया भाभी सभी लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से मैंने मेरी मम्मी को गंवा दिया। पर उसके बाद मैं यहाँ सुरेंद्र नगर आई और हफ्ते बाद मुझे भी संक्रमण हुआ। एंड भगवान का शुक्रिया करूं या क्या कहूं कि ये जो दुख देता है उसमें से हमको कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी हो, तो मैं ये कहूंगी कि इस दौरान ये जो कठिन समय रहा मेरे लिए, 1 महीना, उस दौरान मुझे अपनों की पहचान हो गई। कौन मेरे अपने हैं, आधी रात को भी कौन मेरे साथ है, वो बिल्कुल। एंड आई एम वेरी प्लीज टू से कि बहुत मुझे मेरे घर वालों का, सबका बहुत सहयोग मिला। यहाँ मेडिकल कॉलेज में तुरंत ही जैसे मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया, और मेरे हस्बैंड का ही आरटीपीसीआर लैब है, एंड आपको मतलब उसी दिन से फर्स्ट बैच रखा था आरटीपीसीआर का, एंड फर्स्ट बैच में मेरा 19 सिटी वैल्यू पे पॉजिटिव आया। सो आई एम, यू कैन से आई हैव इनॉग्रेटेड अवर लैब। पहले ही बैच में मेरा ही पॉजिटिव, तो सब लोग बोलते हैं मैडम ये कोई इनॉग्रेशन करने का तरीका थोड़ी हुआ। बट एनीवेज उसके बाद में तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। एंड सारे हमारे ही स्टूडेंट्स रहे, जो लोग थे, वो लोग ने इतना ध्यान रखा, इतना ख्याल रखा कि विदिन 7 days मेरे घर पे आ गई मैं। सारे पॉइंट्स वाइंट्स फिर घर पे ही चढ़ाए। जैसे अमी ने बताया, हमारा पूरा फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो फिर उसके 7 दिन के बाद जो ट्रीटमेंट चली वो मेरे घर पे ही चली। और उस दौरान सबसे मैं ज्यादा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मेरी गुड़िया, जो मेरी बिटिया है, उसने मेरा सबसे बहुत ज्यादा ध्यान रखा। एवरी आवर, 1-1 घंटे पे वो कितना मना किया ऊपर नहीं जाने का मम्मी के पास, तो भी मम्मी तेरे को कुछ चाहिए, मम्मी ये बना दूं, मम्मी वो बना दूं। अम्मी, मेरी बेटी को जो अभी 18 साल की अभी हुई, उसको मैंने कभी गैस के पास नहीं जाने दिया था, पर ये दौरान मैंने देख लिया कि मेरी बेटी ने मेरे लिए तरह तरह के सूप एंड क्या क्या, मम्मी थोड़ा सा ले ले, मम्मी ये ले ले करके इतना ख्याल रखा। तो भगवान का मैं पूरा जो 14 days क्वारंटाइन में रही, बस यही कि अगर मेरी बेटी नहीं होती, मेरी मम्मी तो भगवान ने ले ली, पर मेरी मम्मी की तरह मेरी बेटी ने मेरा ख्याल रखा। और इतना प्यार से, मतलब शी डिडंट, बेटियां जो होती है, जैसे मैं भाग के यहाँ से राजकोट गई थी, मेरी मम्मी बीमार थी, तो तब मैं समझ में आ गया मुझे कि बेटियां है तो वो मतलब अपने जान की भी परवाह नहीं करेगी। और उतना उसने पूरा घर भी संभाल लिया। मेरे हस्बैंड तो बेचारे पूरे सुबह से आरटीपीसीआर, उस दौरान दिन के 1500 टेस्ट करने होते थे। दैट वाज द वेरी क्रिटिकल पीरियड। अगेन ये अप्रैल महीने में सेम क्रिटिकल पीरियड आया कि 1500 टेस्ट आते थे, एंड पॉजिटिव का रेशियो भी काफी था, आई टेल यू। पर उस दौरान ही वॉज वेरी बिजी विद द हॉस्पिटल एंड लैब। पर मेरी बेटी ने बोला कि डैडी घर की चिंता नहीं करो, मम्मी को मैं संभाल लूंगी, आप अपना लैब संभालो। एंड यू नो दैट कि अगर मैं पॉजिटिव आई तो हमारे सर्वेंट्स भी फिर डरते हैं। पर मेरी भगवान की दया से जो मेरी मेड है, 2 सर्वेंट्स ने मना कर दिया, बट मेरी मेड ने बोला कि मैडम अभी क्वारंटाइन में बिटिया अकेली नहीं संभाल पाएंगी। उसने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने एक दिन भी गवाया नहीं, और मेरी और मेरी बेटी दोनों की हेल्प की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मेड
एंड माय डॉटर, दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे हस्बैंड तो ऑफ कोर्स ख्याल रखते, पर ही वाज बैटलिंग विद द लैब एंड हॉस्पिटल ड्यूटी। पर मैं ये बताऊं कि ये इस दौरान मुझे पता चल गया कि बेटियां जो होती है वो रत्न की तरह होती है और बहुत प्यारी होती है। एंड बाकी सब मेरे घर वाले कंटिन्यूअस मेरे कांटेक्ट में रहे। एंड बस उसमें तो फिर मेरा जो मनोबल था वो दिन ब दिन नहीं कह सकते, हर क्षण प्रतिक्षण बढ़ाते रहे मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, आप लोग सब। अमी, आप लोग ने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट दिया। यू आर माय रियल फैमिली डियर। कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, सब लोग ने मेरे मैं हमेशा यही सोचती थी, अकेली होती थी तो आई वॉज नेवर अलोन। मैं मोबाइल के थ्रू सबसे जुड़ी रहती थी। एंड ये दिन मैंने निकाल दिए, मैंने ये दिन अच्छे से मेरे गुजर गए। एंड उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। और एक चीज, शायद ये 14 दिन जो क्वारंटाइन का था, एक चीज शायद ये भाग दौड़, बिजी लाइफ, वो सब में मैं अपने आप से शायद अलग हो गई थी। तो ये इन दिनों में मेरे अपने आप से पहचान हुई। मैं अपने आप से काफी मेडिटेशन भी किया एंड अपने आप से काफी बातें की, काफी ऐसा सोचा कि मैं जो ये सब फालतू की चिंता कर रही हूँ वो करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे मुझे मानसिक शांति काफी मिली। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कोरोना हुआ वो थोड़ा हर्टिंग था, पर आई हैव कम आउट ऑफ इट। एंड बहुत अच्छे से मेरा सबने सपोर्ट किया। धन्यवाद। जी, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर रिम्पल जी, बहुत अच्छी बातें कहने के लिए। बातों में माता जी के प्रति आपका लगाव और उनके गोलोकवास होने का एक दुख, और बेटी का अनएक्सपेक्टेडली अच्छे से घर संभाल लेने की खुशी, ये दोनों चीजें आपके जो विषय हैं उसमें निकलती हैं। और लास्ट में आपने जो बताई ये भी बात बहुत बढ़िया है कि आपने अपने आप से बात की और उसको एक एंजॉय किया। शायद ये इसीलिए अष्टांग योग में एक नियम में आता है स्वाध्याय, कि हर रोज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आज जो मैंने किया क्या किया, वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो शायद ये जो कोरोना ने जो आपके 14 दिनों में आपने अभ्यास में लाया, तो शायद ये आगे की लाइफ के लिए भी शायद आपके लिए बहुत अच्छा ये माहौल बन सकता है। ये है। जी तो बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका कि एकदम से शॉर्ट नोटिस में आपने पॉजिटिव वेब श्रृंखला में ये जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, आगे चलते हैं फिर से थैंक यू। अमी बहन की तरफ फिर से। अमी बहन, बस अब रिलैक्स होके कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं ये बताइए। आज मैं सच्चे हीरे की बात, सच्चा हीरा और असली हीरा और नकली हीरा के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे आज मुझे असली हीरे की पहचान हो गई कि दोस्त होते हैं वो हमारी जिंदगी में प्रेशियस होते हैं, असली हीरे के जैसे। आज वही बात मैं बताने जा रही हूँ कि एक आदमी था, वो अपनी लास्ट मोमेंट पर था। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसमें से एक हीरा है नकली है और एक असली है। मुझे भी पता नहीं, इतने सालों से मेरे पास ये 2 हीरे हैं, मुझे भी पता नहीं इनमें से कौन सा हीरा असली है और नकली है, लेकिन तू रख इसे तेरे पास, और जब कभी भी जरूरत पड़े तो इसको तू इसका मूल्य लगा लेना और फिर बेच देना, तो तू काफी धनवान हो जाओगे। पिता के मरने के बाद वो बेटा तो हीरो को लेकर दूसरे गांव में गया कि सब जौहरी से उन्होंने बताया कि भाई ये हीरे 2 है, इसमें से कौन सा असली है कौन सा नकली है। कई जौहरी ने उसे देखा, अच्छे से देखा, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है।
वो बहुत देश परदेश घूमा इस हीरे की पहचान के लिए, लेकिन कहीं भी उसे इसका पता नहीं चला। फिर उसने सोचा कि चलो राजा होता है, राजा को तो पता होगा ही कि भाई हीरा इसमें से कौन सा असली होगा। राजा के पास गया तो राजा ने भी हीरे को देखा, उसे भी कुछ पता नहीं चला कि भाई इसमें से कौन सा असली है कौन सा नकली है। दोनों एक सरीखे दिखते हैं, सब भी तरह से अच्छे हैं, कुछ भी इसमें फर्क नहीं दिखता। तो फिर राजा के लिए तो ये मुश्किल खड़ी हो गई और उसकी तो प्रेस्टीज का सवाल हो गया कि भाई ये कैसा। तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे गांव में, पूरे जहां जहां भी उनकी पहचान थी कि जो कोई इस हीरे की पहचान करेगा, दो हीरो में से कौन असली है कौन नकली है, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो गांव गांव से, शहर शहर से, देश देश से कितने पंडित आए, कितने जौहरी आए, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाल सका कि भाई इसमें से असली क्या है। फिर एक दिन एक अंधा आदमी आया और राजा से कहता है कि राजा जी, मैं पहचान सकूंगा कि इसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। तो राजा ने कहा भाई इतने सारे जौहरी आए, दिखने वाले आए, जिनकी नजरें पारखू दृष्टि वाले आए, वो नहीं पहचान सका और तू कैसे पहचानेगा। तो बोला कि एक मौका तो दो मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है, इतने मौके गवाए हैं, एक मौका और सही। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, तू भी आजमा ले। तो वो अंधा आदमी बोला कि नहीं, इसके लिए यहाँ पर राजमहल में तो मैं इसकी पहचान नहीं कर पाऊंगा, मुझे गांव के बाहर ले चलो। तो राजा चले पूरे गांव के रसाले के साथ, गांव के बाहर दो हीरे भी साथ में लिए, और कड़ी धूप थी, गांव की जो सीमा थी वहां पर कड़ी धूप थी, सूरज महाराज अपनी प्रखरता दिखा रहे थे। वो अंधे आदमी ने उधर दोनों हीरे रखे। 1 घंटा हुआ और फिर अंधे आदमी ने दोनों हीरो को हाथ में लिया और उसमें से एक हीरे को राजा के हाथ में देते हुए कहा कि राजा जी, ये हीरा है वो असली हीरा है। तो फिर राजा जी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे, ऐसा तू कहे और हम कैसे मान ले। तो वो बोला कि राजा, इतनी धूप में भी जो हीरा ठंडे का ठंडा ही रहा है वो असली हीरा है, और जो गर्म हो गया है वो पत्थर है। अब जाके सब लोगों को समझ में आया कि जो असली होता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध की शरण नहीं लेता, अपने दिमाग को शांत रखता है। और जो नकली होते हैं वो हमेशा अपना पारा जो है वो गंवा देते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो मनुष्य शांत स्वभाव का होता है वही असली हीरा होता है, और जो मनुष्य सदैव दूसरों पर क्रोध करता है वो एक पत्थर के समान होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव असली हीरा बनने का प्रयास करें, नहीं कि पत्थर। धन्यवाद। धन्यवाद अमी बहन, अपना एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेकर आपने बात कही हीरो की। हाँ, इसमें दूसरा पक्ष भी है साथ में, जो आपने बताया कि मूल स्वभाव को ना छोड़ना। असली बातें जहां भी हैं, कोई भी है, जो भी चीजें असली हैं वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ती हैं, और जो चीजें नकली होती हैं वो अपना मूल स्वभाव छोड़ देती हैं। और जो है माने मूल स्वभाव माने जो अच्छे का जो स्वभाव होना चाहिए, दिखावे की जो अच्छाई होती है वो अपनी अच्छाइयां छोड़ देती है कुछ समय के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति हो या वस्तु हो, इसमें मूल स्वभाव को अपने आप को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी चीज को जैसे संबंध हो या अपने गुण हो, इन दोनों चीजों में ये बात आती है कि गुण का भी वर्धन करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम ये मानते हैं कि अच्छा गुण है, मगर उस अच्छे गुण को अपने जीवन में लाना और उसका कंटिन्यू वर्धन करना और उसमें आगे बढ़ना, ये काम जितना बोलने में इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। और उसी तरह से जो संबंध है वो बनाने भी इजी है और उसको तोड़ना भी इजी है, मगर उसको बनाए रखना ये बहुत ही एक परीक्षा ले लेता है कई बार हमारी। तो जैसे
आपने परीक्षा ली डॉक्टर डिम्पल जी की, वैसे कहा जाए तो भले अच्छे माहौल में कह सके, मगर आपने उनकी परीक्षा की, तो उस तरह से उस परीक्षा में जो मूलतः स्वभाव है वो कभी छूटता नहीं है। तो ये बात रहती है कि उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है, और जो ये प्रयास में टिक जाते हैं वो ही सच्चे हीरे होते हैं। बाकी तो नकली हीरो की तो बोलबाला है दुनिया में, उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दूसरा विषय है जिसमें मैं, आपने कहा वो भी बात सही है कि जो शांत स्वभाव के होते हैं वो असली हीरे होते हैं, मगर जितने भी सही लोग हैं उनको भी मैंने बहुत गर्म देखा हुआ है कि शायद गर्म नहीं कहूंगा मैं उसको, कड़वा बोलने वाले होते हैं। जो भी ऐसे होते हैं वो कड़वा बोलने वाले होते हैं कि जो अपना कान खींच के बताते हैं कि तूने, ये तेरी गलती थी। अब बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं हमें जीवन में कि जो हमें हमारा कान पकड़ के हमें बताते हैं कि ये तेरी गलती है। और जब ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे गुरु या ऐसे व्यक्ति जब मिलते हैं, तब भी वो हमें सच्चा हीरा बनाते हैं। जो गुस्सा वाले होते हैं वो हमें सच्चा हीरा बनाते हैं, वो हो ना हो एक बात है, पर हमें सच्चा हीरा बना के जाते हैं। तो ये दोनों बातें हैं जो आपकी स्टोरी से बहुत अच्छे से सीखने जैसी है। तो धन्यवाद आपका आज की स्टोरी के लिए, एक नए आयाम में एक नए विषय को ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की ये कड़ी। आगे हम चलेंगे आज के शांति मंत्र के लिए, और शांति मंत्र के लिए धारा बहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, और धारा बहन हमें विश्व स्वास्थ्य, विश्व कल्याण के लिए शांति मंत्र का पाठ करवाएंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सोमवार से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो एक सेलिब्रेशन रहता है उसकी शुरुआत हमारी सोमवार से होगी। पूरे दिन के जो पॉजिटिव वाइब्स के योग क्लासेस हैं उसमें भी योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जाएगा, और साथ ही साथ ये समझाने का भी हम प्रयास करेंगे कि योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करना वो 21 जून एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं है। उसमें भरा हुआ विज्ञान, माने योग प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस में जो विज्ञान रहा हुआ है, जो भी उसकी बेनिफिशियल बातें हैं, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में भी हम ग्रह परिचय के स्थान पर हम उस योग प्रोटोकॉल के जो भी विषय हैं उनको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो जरूर से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। जो लोग यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं वो लोग पॉजिटिव वाइब्स जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो किसी न किसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सोमवार रात को 9:30 बजे हम फिर से आपके सबके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग सलामत रहें, स्वस्थ रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।